मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह साइंस विषय का कक्षा 10 का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले पर्यावरण को समझें तो पर्यावरण अर्थात सजीवों के जीवन और इनके विकास को प्रभावित करने वाली सभी बाह्य परिस्थिति और कारकों के संयोगीकरण को पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब भौतिक कारक यानी कि अजैव कारक और जैव कारक ये सजीवों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह पर्यावरण के निर्माण में अजैव कारक और जैव कारक का संयोगीकरण होता है। अब अजैव कारक हम देखें तो वह है तापमान, पानी, प्रकाश, नमी, वायु यानी कि पवन, खनिज द्रव्य, भूमि, ये पर्यावरण के अजैव कारक हैं, जिसके कारण पर्यावरण के सजीव प्रभावित होते हैं। जैव कारक हम देखें तो उसमें सबसे पहले उत्पादक का समावेश होता है, जिसमें स्वयं पोषी यानी अपना पोषण खुद करने वाले, आप जानते हैं ऐसे सजीव पादप हैं जो स्वयं पोषी हैं, तो उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। फिर उपभोगी में विषम पोषी सजीव आते हैं, जिसके अंदर तृणाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परोपजीवी इनका समावेश होता है और इन सब के संबंध परस्पर रहे हुए हैं, आहार से जुड़े हुए हैं परस्पर ये, और उसके कारण एक श्रृंखला बनी जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। और ये अनेक आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने जैव कारक में उत्पादक को समझा, उपभोगी को समझा। अब आगे देखें विघटक। विघटक यानी जीवाणु या कवक या फफूंद, ये विघटक कहलाते हैं। और इसमें ये जो हैं अजैव कारकों को या जैविक कारकों के जो अवशेष होते हैं उनको सरल पदार्थों में रूपांतरित करते हैं और वातावरण में मिलाते हैं। तो आइए अब हम देखें पारितंत्र, जिसे कि अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, उसके बारे में समझें। तो सभी सजीव, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। सभी सजीव, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम बनाते हैं। ये पारितंत्र आप देख रहे हैं चार्ट में, दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक कुदरती और दूसरे हैं कृत्रिम
प्राकृतिक में हम देखें तो एक है भूमिगत और दूसरे हैं जलद। भूमिगत के अंदर हम देखें तो जंगल, तृणभूमि और रेगिस्तान, ये भूमिगत प्राकृतिक पारितंत्र हैं। जबकि जलद के अंदर देखें कि जिसमें पानी रहा हो, ऐसे पारितंत्र प्राकृतिक रूप से नदी, तालाब, झील के रूप में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में हमने देखा। अब आगे देखें कृत्रिम मानव सर्जित, यानी कि जो पारितंत्र मनुष्य निर्माण करता है, जैसे कि खेत, बगीचे या बाग या मत्स्य घर, ये मनुष्य के द्वारा सर्जित हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र के घटक देखें तो हमने ऊपर समझे हैं जैव और अजैव कारक जो हैं वे पारितंत्र के घटक कहलाते हैं। आगे देखें तो आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। पारितंत्र के सजीव स्वयं के आहार की आवश्यकता के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पारितंत्र के अंदर सजीव स्वयं के आहार की आवश्यकता के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम देखें कि पारितंत्र में ऊर्जा का वहन जो एक मार्गीय होता है उसे समझने की कोशिश करें। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश, सौर ऊर्जा इस वनस्पति और जंतु जगत की यानी सृष्टि की पालक हैं। सूर्य प्रकाश के द्वारा ही पूरी सृष्टि का पालन पोषण होता है, जिसमें सबसे पहले सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं उत्पादक। हमने अभी देखा था उत्पादक यानी स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं उत्पाद करते हैं। आप जानते हैं वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के कारण अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसलिए वे उत्पादक हैं। इसके आगे देखें तो तृणाहारी, खरगोश है, हिरण है, ये सभी वनस्पति पर अपने आहार के लिए निर्भर है। इसके बाद देखें तो मांसाहारी जैसे कि लोमड़ी वगैरह, ये तृणाहारी पशुओं का, जंतुओं का भक्षण करते हैं और अपना आहार प्राप्त करते हैं। इन मांसाहारियों का जैसे लोमड़ी, कुत्ते, इनका उपयोग अपने आहार के लिए उच्च मांसाहारी शेर, चीता, बाघ ये करते हैं। तो आपने देखा कि एक मार्गीय सौर ऊर्जा का वहन उत्पादक में हुआ, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने उपयोग किया और शेष ऊर्जा तृणाहारी में गई। तृणाहारी ने भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ऊर्जा का उपयोग किया और शेष ऊर्जा मांसाहारी में गई, और मांसाहारी ने भी अपनी जीवन क्रिया के लिए कुछ ऊर्जा का उपयोग किया और शेष ऊर्जा जो संग्रहित थी उनमें वो उच्च मांसाहारी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह एक मार्गीय ऊर्जा का वहन हमने समझा। द्रव्य का चक्रीय वहन होता है, कहने का मतलब पारितंत्र के अंदर जो द्रव्य होता है
उसका चक्रीय वहन होता है। जैसे कि हम देखें तो पानी एक द्रव्य है। पानी वनस्पतियों के द्वारा भूमि से शोषित होता है, पत्तों तक जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है और फिर वायुमंडल के अंदर बादल बनकर बरसात के रूप में फिर से बरसता है और वनस्पतियों को फिर से प्राप्त होता है। इस तरह द्रव्य का वहन चक्रीय वहन होता है। आगे देखें तो अब आता है आहार जाल। प्रत्येक पारितंत्र की निश्चित आहार श्रृंखला होती है। एक आहार श्रृंखला के सजीव अन्य पारितंत्र के आहार श्रृंखला के साथ संयोजित होकर जटिल जाल बनता है, जिसे आहार जाल कहते हैं। मैंने बताया कि पारितंत्र के अंदर सभी वनस्पति या जंतु परस्पर आहार के लिए एक दूसरे पर सब निर्भर होते हैं। ये सजीव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ऐसी अनेक आहार श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल का निर्माण करती हैं। हम देखें तो किताब के अंदर 221 पेज पर सॉरी 291 पेज पर चित्र नंबर 15.3 में हमें आहार जाल दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आहार श्रृंखला, ये दूसरी आहार श्रृंखला, ये तीसरी आहार श्रृंखला, ऐसी अनेक आहार श्रृंखला परस्पर आहार के लिए एक दूसरे से जुड़कर आहार जाल का निर्माण करती है। तो आगे हम देखें तो पोषक स्तर में हम देखें तो बाजू में एक चित्र बनाया है मैंने कि पोषक स्तर में सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह पोषक के 3 से 4 स्तर बनते हैं। और आहार श्रृंखला का ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। उत्पादक प्रथम पोषक स्तर है। तो इस तरह पोषक स्तर का निर्माण हमने देखा। अब जैव विशालन सजीवों की आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर पर जैव अविघटनीय द्रव्य के संकेंद्रण में क्रमशः होने वाली वृद्धि को जैव विशालन कहते हैं। तो इस तरह जैव विशालन के बारे में हमने समझा। अब आगे देखें तो ये मुद्दा बोर्ड की परीक्षा के लिए मान्य रखा है, जिसमें हमारे क्रियाकलाप का पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब हमारी रोज़ बरोज़ की क्रियाएं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं वो देखें। तो इसमें सबसे पहले ओजोन परत का निर्माण एवं महत्व। आप जानते हैं वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन स्तर आया हुआ है। ओजोन
ये का अणुसूत्र O3 है, अर्थात 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के अणु पर अल्ट्रावायोलेट विकिरण यानी यूवी विकिरणों के प्रभाव से ओजोन का निर्माण होता है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण पहले ऑक्सीजन के अणु का विघटन करते हैं और स्वतंत्र परमाणु बनाते हैं। O2 यानी कि पराबैंगनी किरणें, इनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के अणु का 2 ऑक्सीजन के परमाणु में विभाजन हुआ। ऑक्सीजन के ये 2 स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन धन ऑक्सीजन का अणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु संयोजित होकर O3 यानी ओजोन बनाते हैं। अब महत्व देखें तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका शोषण ओजोन स्तर करता है, जिससे पृथ्वी को और पृथ्वीवासियों को सुरक्षा मिलती है। अन्यथा ये मानव के अंदर त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। तो ये पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर न आए, इसलिए ओजोन स्तर उसका शोषण कर लेता है और पृथ्वी को रक्षण प्रदान करता है। तो हमने ओजोन स्तर और उसका महत्व देखा। अब ओजोन स्तर के विघटन के उत्तरदायी रसायन, जहाँ ओजोन स्तर का निर्माण होता है, वहीं पर हमारे मनुष्य जाति की और जंतुओं की क्रियाविधियों के द्वारा उसका अपघटन भी होना शुरू हो गया है। और इतना अधिक अपघटन हो रहा है कि उसमें छिद्र पड़ गए हैं। 50% से ज़्यादा जब ओजोन स्तर का अपघटन हो जाता है तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब उसके लिए घटक कौन है, कौन से रसायन हैं? तो CFCS यानी C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन। तो इस तरह CFCS, NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFCS यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन स्तर के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे। अब आगे देखें तो इस ओजोन स्तर के रक्षण के लिए उपरोक्त जो घटक हैं इनके अपघटन के लिए, उनका प्रमाण निश्चित किया गया। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत ऐसा तय किया गया कि 1986 के अंदर कार्बन का, CFC का, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा है वो 1986 के स्तर तक सीमित रखनी चाहिए। यानी कि 1986 के वर्ष में जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उससे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में नहीं आना चाहिए, जिससे ओजोन छिद्र में अब कमी आने लगी है। ओजोन स्तर में अधिक मात्रा में जब कमी हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र से हम पहचानते हैं। तो इस तरह हमने
ओजोन स्तर का विघटन या अपघटन देखा। अब आगे देखें तो एक नया मुद्दा आता है, कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन के संबंध में हम जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हमें ये मुद्दा समझना होगा। तो देखें हम तो निकम्मे कचरे के प्रकार, तो पहला प्रकार है ठोस कचरा। तो रसोई घर का कचरा, सब्जी, फल, उनके छिलके, हड्डी, धातु कचरा, कांच, धातु का कचरा, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इनका समावेश ठोस कचरे में होता है। अब द्रव कचरा देखें तो ठोस कचरे की अपेक्षा इसका व्यवस्थापन वहन आसान है। मिल कारखानों का और सुएज का जो मलमूत्र युक्त पानी है वो द्रव कचरे में, या केमिकल की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल के विलयन द्रव कचरे में समाविष्ट होते हैं। अब विघटन के आधार पर देखें कचरे के प्रकार, तो एक है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है अजैव निम्नकरणीय। जो कचरा जीवाणु या मृतोपजीवियों द्वारा विघटित हो सकता है उसे जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, कागज, ये सभी इनका विघटन जीवाणु या मृतोपजीवी से हो सकता है। आगे देखें तो अजैव निम्नकरणीय, जो कचरा जीवाणु या मृतोपजीवी द्वारा विघटित या अपघटित न होता हो उसे अजैव निम्नकरणीय कचरा कहते हैं। फिर से, जिस कचरे का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु या मृतोपजीवी के द्वारा अपघटन न हो सके, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, धातु है, इनको यदि भूमि में 50 साल तक गाड़ के रखें तो भी ये उसी अवस्था में वापस प्राप्त होते हैं, इसलिए ये अजैव निम्नकरणीय कचरा कहा जाता है। आगे देखें तो अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों की चर्चा करें। तो ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होकर सरल द्रव्य पर्यावरण में मुक्त करते हैं। ये सरल द्रव्य अन्य सजीव के जीवन में उपयोगी हैं। कुछ वायु भी मुक्त करते हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह जैव निम्नीकरण पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होता है, विघटित होता है और सरल द्रव्य जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्रव्य के रूप में पर्यावरण में मिलते हैं। और ये सरल द्रव्य जो हैं ये दूसरे सजीवों के जीवन में उपयोगी है। कुछ वायु भी मुक्त होते हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह आपने देखा होगा कि सड़न से जैव विघटनीय पदार्थ जब सड़ते हैं तो कुछ हानिकारक वायु भी उत्पन्न होते हैं और वे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जंतुनाशक खेती को बचाने के लिए, दीमक से या अन्य जंतुओं से बचाने के लिए
जंतुनाशक, जिसे पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भूमि और जल को प्रदूषित करते हैं। कहने का मतलब फसल के अंदर ये जंतुनाशकों का उपयोग करने से भूमि की संरचना बदल जाती है और भूमि के अंतर्गत जो जल रहा हुआ है भूगर्भ के अंदर, वे भी प्रदूषित होते हैं। पारितंत्र के कार्यों में अवरोध भी उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह अजैव निम्नीकरण के पदार्थ पर्यावरण को कैसे प्रभाव करते हैं आपने समझा। अब हम देखें कचरा निपटान की समस्या में आप क्या योगदान कर सकते हैं। 2 पद्धतियाँ बताइए। कचरा निपटान यानी कचरे का व्यवस्थापन। आप देख रहे होंगे अभी हमारे भारत में घर घर से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है और स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर हमारा ध्येय है। और इस तरह देखें कि हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। तो सब्जी और फल के छिलके, जूठन, पादप के झड़ने वाले पर्ण और अन्य अवशेष को यदि गड्ढों में गाड़ दिया जाए व्यवस्थित रूप से, तो अपघटित होकर उसमें से खाद बन सकता है और वो खेती में काम आ सकता है। जंतुओं के मल मूत्र भी उसमें शामिल करें, जैसे गोबर है, लाद है, बकरियों की लिंडी है। इन सब का यदि मल मूत्र भी हम इनके साथ गड्ढों में सड़ाएं तो इससे हमें विशेष प्रकार का खाद मिल सकता है। दूसरा देखें तो प्लास्टिक है, टीन है, कांच है, धातु का भंगार है, कागज़ है आदि का रिसाइकलिंग करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे घर में भी ऐसे कचरे हम डस्टबिन में डाल देते हैं, परंतु यदि प्लास्टिक को एक टीन में, टीन या धातु के कांच, धातु का भंगार एक अलग टीन में, कांच का भंगार जैसे दवाई की शीशियाँ वगैरह ये अलग में, और कागज़ वगैरह को इकट्ठा करें तो साल भर के अंत में यदि दिवाली की सफाई के समय इन्हें बेचा जाए तो आम के आम, गुठलियों के दाम, कचरे के भी दाम उत्पन्न हो सकते हैं। और आप जानते होंगे कि इनका रिसाइकलिंग करके, रिसाइकलिंग मतलब पुनः चक्रीकरण करके फिर से पुनः उपयोग में उन्हें ले सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कागज़ आदि को गलाकर फैक्ट्रियों के अंदर उससे कार्डबोर्ड और पुट्ठे के जिसके पैकिंग के लिए बॉक्स बनते हैं। तो इस तरह धातुओं के भंगार को पिघलाकर फिर से उसमें से कुछ निर्माण हो सकता है। तो कचरा निपटान की 2 पद्धतियाँ हमेशा याद रखिए, पुनः उपयोग, पुनः चक्रीकरण। और इस तरह ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप अच्छी तरह से इसे नोट करें और पाठ्य पुस्तक को पढ़ें और उसके स्वाध्याय को हल करके तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।